प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी अध्याय 4 अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इससे पहले 3 अध्याय, पूर्व और समास, इन सारे अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम आए हैं चौथे अध्याय को लेकर। क्या कुछ इससे प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? आप यहाँ से 2-3 बात और नोट कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध, यहाँ पर बता दिया गया है कि यह जो साहित्य, यह जो कहानी है, यह निबंध है। यह इसका जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह निबंध है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है देखते हैं। ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, उसने कहा था। बी में है बालकृष्ण भट्ट, जिसने बातचीत लिखा है। सी में है जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति लिखा है। और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो यही इसका आंसर सही है, डी होगा, जिनके लेखक का नाम है जिन्होंने अर्धनारीश्वर लिखा था। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, अर्थात जिसका हम सिर्फ केवल कल्पना कर सकते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है, जिसका आधा भाग शिव का, आधा भाग महिला का और आधा भाग पुरुष का है, यह किसके प्रति है? ए में है शिव पार्वती, बी में है विष्णु लक्ष्मी, सी में है इंद्र सची और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, शिव पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, पुरुष स्वयं तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? पुरुष स्वयं तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? ए में है कली, बी में है लहर, सी में है लता और डी में है छाया। तो जब वृक्ष बनता है तो वृक्ष के नीचे उसका लता बन जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, लता। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है, अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है? अर्थात जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है वह अपूर्ण है, यह किस अध्याय से लिया गया है? ए है बातचीत, तो बातचीत अध्याय में केवल और केवल बातचीत से संबंधित पंक्तियों को और वाक्यों को दर्शाया गया है। बी में है अर्धनारीश्वर, सी में है रोज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, अर्धनारीश्वर। इसी में दिनकर जी बताते हैं कि जिस पुरुष में नारी तत्व नहीं है वह अपूर्ण है। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, किनकी पंक्ति है? अर्थात नारी के बारे में बताया है कि नारी एक स्वप्न है, नारी सुगंध की भांति है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही या मंदहार की माला कह सकते हैं। यह किनकी पंक्तियां, अर्थात किसके द्वारा लिखी गई या बताई गई पंक्तियां हैं? ए में है प्रेमचंद, बी में है अगे, सी में है मोहन राकेश और डी में है दिनकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको प्रथम प्रश्न में ही बता दिया था कि जब कभी भी पूछे कि अर्धनारीश्वर की कौन सी विधा है, तो ये था निबंध। तो क्या कुछ ऑप्शन है देखते हैं। ए में है कविता, बी में है नाटक, सी में है निबंध और डी में है उपन्यास। तो इसका आंसर होगा सी, निबंध। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या है? ए में है सोच, बी में है भावना, सी में है समझ और डी में है बुद्धि। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, भावना। आइए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? आप यहाँ से 1-2 बात और याद रख सकते हैं कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंकों में कि नारी की पराधीनता कब से स्टार्ट हुई थी। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था तभी से नारी की पराधीनता स्टार्ट हो गई थी। वे घरों में रहने लगी थी और पुरुष बाहरी जीवन को जीने लगे थे। तो यही क्वेश्चन है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? ए में है ओ सदा नीरा, बी में है संपूर्ण क्रांति, सी में है हंसते हुए मेरा अकेलापन और डी में अर्धनारीश्वर। तो जैसा कि आप जानते हैं हम अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, अर्धनारीश्वर। आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? इस 4 में से हमको चयन करना है कि उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। ए में है रसीम रथी, बी में है ओ सदा नीरा, सी में है पल्लव और डी में है कामायनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी में जो सदा नीरा है वह जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। सी में है पल्लव, जो पल्लव
सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है और डी में है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो ए में जो है रसीम रथी, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ए रसीम रथी। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दिनकर किस युग के कवि थे। यहाँ पे गलती से किस की जगह पर किसी आ गया है। अब मतलब क्वेश्चन है कि दिनकर किस युग के कवि है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है छायावादोत्तर युग, बी में है छायावाद युग और सी में है रीतिकालीन युग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए छायावादोत्तर युग के कवि थे दिनकर जी। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो पुस्तक है वह ए में है नीलम कुसुम, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है द्वंद्वजीत और डी में है रसीम रथी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो दिया गया है ए नीलम कुसुम यह दिनकर जी की रचना है, बी में है कुरुक्षेत्र यह भी दिनकर जी की रचना है, सी में है द्वंद्वजीत यह भी दिनकर जी की रचना है और डी में है रसीम रथी यह भी दिनकर जी की रचना है। लेकिन युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है बी कुरुक्षेत्र। इसका आंसर होगा बी कुरुक्षेत्र। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन को हुआ था। ए में है 23 सितंबर 1908 ईस्वी, बी में है 25 सितंबर 1908 ईस्वी, सी में है 23 सितंबर 1909 ईस्वी और डी में है 25 सितंबर 1909 ईस्वी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए 23 सितंबर 1908 ईस्वी। आइए 13वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दिनकर जी की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अर्थात दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था उनकी किस रचना के लिए मिला था। ए में है परशुराम की प्रतीक्षा, बी में है हुंकार, सी में है बुद्धि और डी में है उर्वशी। तो उनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य का हिंदी का हो या मैथिली का हो या जिस भाषा का भी हो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह किस पुस्तक किस कहानी या किस रचना के लिए मिला था। ए में है सामधेनी, बी में है कुरुक्षेत्र, सी में है हुंकार और डी में है संस्कृति के 4 अध्याय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामधेनी भी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की ही रचना है, हुंकार भी दिनकर जी की रचना है और डी में है संस्कृति के 4 अध्याय यह भी दिनकर जी की ही रचना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन चारों में से किसके लिए मिला था। तो इसका आंसर होगा डी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है या सीखती है तब वह क्या बन जाती है। नारी जब पुरुष के गुण लेती है या सीखती है तब वह क्या बन जाती है। ए में है निर्लज, बी में है कोमल, सी में है आकर्षक और डी में है राक्षसी। तो इसका आंसर होगा डी राक्षसी। जब वह पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। ऐसा कथन प्रेमचंद का है जिससे लेखक रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही ज़्यादा दुखित होते हैं। आइए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चयन करना है कि यह जो लेखक सब है यह किस किस प्रांत से है, बिहार से कौन संबंधित है। ए में है जगदीश चंद्र माथुर जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बी में है रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म बिहार में हुआ था, सी में है मोहन राकेश जिनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था और डी में है शमशेर सिंह बहादुर इनका जन्म उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार से संबंधित, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी रामधारी सिंह दिनकर। यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।